बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। हम ग्राफिकली भी पढ़ेंगे और डायग्रामेटिकली भी पढ़ेंगे कि और इनमें डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है। पहले जो हम टैबुलेशन का जो प्रोसेस कर रहे थे, जो टैबुलेशन था, जो इससे पहले हमने पढ़ी है क्लासिफिकेशन। टैबुलेशन में क्या थे, हमारे पास फिगर्स थे, हमारे पास क्या थे, फिगर्स थे जिनको हम डिस्कस कर रहे थे। न्यूमेरिकली फ़िगर्स थे। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा न्यूमेरिकली फ़िगर्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो ग्राफ्स के ज़रिए इजीली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, या डायग्रामेटिकली जो होता है ज़्यादा विजुअल फॉर्म ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके लिए हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होता है कि इज़ अ गुड मेथड ऑफ कंटेनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा इन अ रेडिली अंडरस्टूडेबल फॉर्म। कि हम कुछ लोग होते हैं, हम कह सकते हैं कि बट मैनी पीपल्स हैव नो टेस्ट फॉर फिगर्स। कुछ लोगों को फिगर्स में टेस्ट ही नहीं होता, वो जल्दी और विजुअल फॉर्म जो होते हैं उसमें अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होते हैं तो वो इसके लिए बेस्ट वे है। हम कहते हैं दे वुड प्रेफर अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन वेयर फिगर्स कुड बी अवॉइडेड। वो ऐसा कोई मतलब फिगर्स से बचने के लिए ही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को हम पेश करते हैं। और इसका मकसद हमारे पास क्या होता है कि हमारे विजुअल फॉर्म में अच्छी से अच्छे पॉइंट्स, लाइंस, एरिया या अदर स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो बहुत ही आसानी से हम उसको काउंट कर सकें और समझ सकें। अगर हम कहते हैं कि द डिफरेंस, अगर हमारे पास कहते हैं कि डिफरेंस क्या है डायग्राम में और ग्राफ्स में। जो ग्राफ्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस कर्व होते हैं, और जो हमारे पास डायग्राम होते हैं हम कहते हैं 1 and 2 and 3 डायमेंशन फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस हम अगर कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड डायाग्राम, तो हमारे पास क्या होता है, डायाग्राम्स जो होते हैं विजुअल फॉर्म में होता है, विजुअल फॉर्म होता है, और जो ग्राफ्स होते हैं हम कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस कर्व होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूस कर्व होते हैं। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ्स एंड डायाग्राम। हम क्या कह रहे हैं, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ग्राफ एंड डायाग्राम इज दैट अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय अ कॉन्टिन्यूस कर्व and while a diagram is any other 1, 2 or 3 dimension form of visual representation। तो ये मेन डिफरेंस है। जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस कर्व के लिए होता है, और जो डायग्राम है वो कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि डिस्क्रीट एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। अगर मैं डायाग्राम्स को ही डिस्कस करती हूँ, हमने ग्राफ्स को तो देख लिया, फिर मैं इसके आगे आपको प्रॉपर एग्ज़ाम पढ़ाती हूँ और इनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब अगर हम लेते हैं डायाग्राम्स, अब डायाग्राम्स हमारे पास क्या हैं, हम कहते हैं कि डायाग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इज़ बी सूटेड टू स्पेशल सीरीज एंड डेटा स्प्लिट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। whenever a comparison of the same time of data at the different places is to be made, diagrams will be the best way to do। कि अगर हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं सेम टाइप ऑफ डेटा की डिफरेंट प्लेसेस में, तो इसके लिए हमारे पास जो डायाग्राम है वो बेस्ट वे है। अब इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं, नीटली कंस्ट्रक्टेड डायाग्राम्स आर मोर अट्रैक्टिव होते हैं। अब डायाग्राम्स के हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, इसको हम यूज़ करके क्या चीज़, तो हम कहते हैं फर्स्टली जो हम इसका पहला जो एडवांटेज हमारे पास क्या है कि जो होते हैं मोर अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल फिगर। तो हमारे पास क्या होगा, मोर अट्रैक्टिव होते हैं। फिर विजुअल फॉर्म में होते हैं तो ईजिली अंडरस्टूडेबल होते हैं, हमें जल्दी समझ आ जाते हैं, फर्स्ट नज़र में देखते ही हमें समझ लग जाती है कि ये क्या है। दूसरा, लीव मोर अफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड। क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माइंड, ठीक है, कि हम जैसे क्योंकि पिक्चर जो होती है वो वैसे भी जल्द हमारे जहन में आ जाती है, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ माइंड। कि अगर हम कोई विजुअल फॉर्म में देखते हैं या डायग्रामेटिकली या किसी कर्व में बने हुए हम कोई चीज़ देख रहे हैं, तो वो हमारे जो माइंड में ज़्यादा देर तक महफूज रह सकेगी। तो वो हम क्या कह सकते हैं, जो डायाग्राम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड होता है।
तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं डायाग्राम्स में। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायाग्राम्स हैं जिनको हम ग्राफिकली डिस्कस भी करेंगे, डायाग्राम्स बना के डिस्कस करेंगे। तो जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं डायाग्राम्स की, अब उनको हम डिस्कस करते हैं। डायाग्राम्स और ग्राफ में समझ आ गया कि ग्राफ हमारे पास कॉन्टीन्यूस कर्व होता है और जो डायाग्राम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 1, 2 और मोर या 3 डायमेंशन फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर डायाग्राम्स जो होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं, बट डिफरेंट टाइप्स हमारे पास क्या होता है, लीनियर एंड 1 डायमेंशन। अगर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है, अब डायाग्राम्स में भी बात कर रहे हैं कि सिंपल बार चार्ट जिन्हें हम कहते हैं लीनियर एंड 1 डायमेंशन डायाग्राम। मैं इधर लिख लेती हूँ फर्स्ट, लीनियर एंड 1 डायमेंशन डायाग्राम्स। अच्छा, लीनियर या 1 डायमेंशन डायाग्राम्स में हमारे पास क्या होता है कि हम रीड करते हैं ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को। हम इसमें किसको रीड कर रहे होते हैं, ओनली 1 वेरिएबल या करेक्टरिस्टिक्स को कर रहे होते हैं। अब इसी की मैं एग्जांपल दे के आपको समझाती हूँ कि इसकी एग्जांपल मेरे पास है। अगर हम लेते हैं सिंपल बार चार्ट, हम क्या ले रहे हैं, सिंपल बार चार्ट ले रहे हैं। अब सिंपल बार चार्ट अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो हमारे पास होता है कि सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सिंगल वेरिएबल और कैरेक्टरिस्टिक या स्टडी ओनली 1 वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हमारे सिंपल बार में क्या आ जाता है, स्टडी ओनली 1 वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो एक वेरिएबल के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल बार चार्ट, या हम कहते हैं लीनियर एंड 1 डायमेंशन डायग्राम। लीनियर और 1 डायमेंशन डायग्राम में ही सिंपल बार चार्ट आता है। लीनियर और 1 डायमेंशन डायग्राम्स क्या होती है, दे स्टडी ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक और 1 वेरिएबल। इसी तरह सिंपल बार चार्ट में हम कहते हैं कि स्टडी ओनली 1 वेरिएबल और कैरेक्टरिस्टिक। हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं सिंपल बार चार्ट। अगर मैं बना लेती हूँ इसी तरह ही, जो मेरे पास एक बार चार्ट में बनाने लगी हूँ जिसमें मैं इधर ईयर ले लेती हूँ और यहाँ आपके पास जो डेटा हम ले रहे हैं, अगर मैं कहती हूँ कि बार चार्ट जो है वो शोइंग द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी फॉर 5 ईयर्स। अगर हम टर्न ओवर जाते हैं, अपनी एक कंपनी है तो उसके बारे में जो हम डिटेल हमें मिलेगी वो हमें बार चार्ट से मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले रही हूँ, यहाँ मेरे पास 10,000 आ गए हैं, यहाँ मेरे पास 20,000 आ गए हैं, यहाँ 30,000 है, यहाँ 40,000 है। अब ये जो मेरी कंपनी है, मैंने टर्न ओवर जाना है 5 ईयर्स प्रीवियस, तो ये मेरे पास क्या है, मैं आपको साथ लिख के भी बताती हूँ। अब इसी को मैं ले लेती हूँ 1995 ले लेती हूँ, 1994 ले लेती हूँ, 1993 ले लेती हूँ, 1992 ले लेती हूँ, 1991। तो स्टूडेंट सिंपल बार चार्ट क्या है कि मैं जो कंपनी है, मैं इधर क्या कर रही हूँ, कंपनी क्या कर रही है, कैलकुलेट कर रही है टर्न ओवर फॉर प्रीवियस 5 ईयर, फॉर प्रीवियस 5 ईयर। ठीक है, तो उसकी जो प्रोग्रेस रही है कंपनी की, वो अपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जो सॉल्व कर रही है बाय दी सिंपल बार चार्ट के ज़रिए, तो वो आपको इजीली समझ में आ रहा है कि जो हमारी 1995 में प्रोग्रेस थी वो क्या थी, 1994 में क्या प्रोग्रेस थी। टर्न ओवर जा रहे हैं ना, हम पीछे की तरफ देख रहे हैं कि हमने 5 ईयर्स में कितना अपने आप को प्रोग्रेस किया, अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके गए हैं। तो ये जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं सिंपल बार चार्ट। तो सिंपल बार चार्ट की हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ओनली ऑफ 1 और सिंगल वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ओनली 1 वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अगर मैं कह रही हूँ कि बार डायग्राम जो है शोइंग द टर्न ओवर ऑफ अ कंपनी फॉर 5 ईयर्स, तो हमने 5 ईयर्स लिए हैं जिन पे वो अपनी प्रोग्रेस जो है ईयर्स के हिसाब से शो कर रही है। इसी तरह अगर हम डायग्राम्स में सेकंड पे जाते हैं तो हम कहते हैं एरियल ऑफ 2 डायमेंशन डायग्राम्स। एरियल और 2 डायमेंशन डायग्राम्स हमारे पास क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर्स है, एरियाज है विच आर प्रोपोर्शनल।
तो हमारे पास जो था लीनियर एंड वन डायमेंशन डायग्राम, उनमें हम कंसिस्ट करते थे सिंपल बार चार्ट पे होता है, मल्टी बार्स पे होता है, कंपोनेंट बार चार्ट्स पे होता है, जो कि हमारे पास वन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। अब इसी में सिंपल बार चार्ट में जो हमारा सेकंड आ जाता है मल्टीपल बार चार्ट, तो मल्टीपल बार चार्ट जो है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो भी बताती हूँ। ये तो हमारे पास था सिंपल बार चार्ट, अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल बार चार्ट। सेकेंड हमारे पास क्या है, मल्टीपल बार चार्ट। स्टूडेंट ये नेम से ही शो हो जाता है कि ये किस चीज़ के, जिससे हमने पढ़ा था सिंपल बार चार्ट, मतलब उसमें हम ओनली वन वेरिएबल को स्टडी कर रहे थे। यहाँ है मल्टी बार चार्ट, इसका मतलब है हम टू और मोर वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, टू और मोर वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। जिस तरह के सिंपल बार चार्ट में हम क्या कर रहे थे कि ओनली वन वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे थे, मल्टी बार चार्ट में आप करोगे टू और मोर वेरिएबल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करोगे। अब इसी की मैं एग्जांपल ले लेती हूँ बाय द डायग्राम, कि अगर हमने क्या करना है कि ड्रॉ करें मल्टीपल बार चार्ट को प्रोडक्शन के हिसाब से, कि अगर हम प्रोडक्शन देख रहे हैं कि एरिया के क्या है और प्रोडक्शन क्या है, हमारे पास एरिया क्या है या प्रोडक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल हम 3 इयर्स ले रहे हैं, इनमें से कोई भी ले रहे हैं, एक 1995 ले लेते हैं, एक 1994 लेते हैं, एक 1993 ले लेते हैं। अब हमने अपनी प्रोडक्शन नोट करनी है। यहाँ मैं ले लेती हूँ 600 एकड़, हम जो भी लेंगे अभी ज़मीन, 18 और 24 एंड सो ऑन, आगे जितना भी जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें हमने क्या करना है कि टू और मोर वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना है। यहाँ मैं ले रही हूँ, जो मेरे पास ज़मीन है एकड़ के हिसाब से मैं नोट करूँगी, वो मेरे पास ये आ गई है, ठीक है, जिसको मैं मुख्तलिफ सिंबल से शो कर दूँगी। बट जो मेरी प्रोडक्शन है वो इसके साथ ये शो हो रही है। इसी तरह यहाँ जो मेरे एकड़ ज़मीन थी वहाँ बढ़ी है, इसी तरह जो प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा हुआ है। इसी तरह 1994 में हमारे पास हमने मोर एकड़ ज़मीन ऐड की है, तो इसी तरह जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टू और मोर वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, टू और मोर वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स को। आपने साथ ये डिस्क्राइब भी करना है कि जो आप ये वाला खाना ले रही हो जिसमें आप लाइंस लगा रहे हो, डाटा आर शोइंग अबाउट द एकड़ ज़मीन, ठीक है, यहाँ आप लेते हो लैंड एकड़, और यहाँ आप जो सिंपल है ये आप शो कर रहे हो प्रोडक्शन को। तो आपके पास ये क्या आ गई है कि ये लैंड शो हो रही है और ये प्रोडक्शन शो हो रही है। तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं, टू वेरिएबल्स ले रहे हैं और टू वेरिएबल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मल्टीपल बार चार्ट और सिंपल बार चार्ट में क्या फ़र्क है, सिंपल बार चार्ट में हम ओनली वन वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लेते थे, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हमारे पास जो था, एक वेरिएबल के एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी कर रहे थे। लेकिन मल्टीपल बार चार्ट में हम क्या कहते हैं कि टू और मोर वेरिएबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कि हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने 3 ईयर सेलेक्टेड की हैं, फिर उनकी प्रोडक्शन देखेंगे, प्रोडक्शन कितनी है, एकड़ ज़मीन कितनी है, लैंड कितनी है। इसी तरह हमारे पास यहाँ लैंड इंक्रीज़ हुई, हमारे पास प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुई, यहाँ थोड़ी सी और लैंड इंक्रीज़ हुई तो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हुई। तो ये आपने अपने सिंबल्स शो भी करने हैं कि लैंड किसको शो कर रहा है, प्रोडक्शन। इस तरह ये जो डायग्रामेटिकली हम शो करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, विजुअल फॉर्म में मोर इजीली अंडरस्टैंड होता है, इफेक्टिव रिजल्ट होता है और लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड होता है, कि हम अपने ईजिली उसको माइंड में रख सकते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसी तरह कंपोनेंट बार चार्ट है। स्टूडेंट कंपोनेंट बार चार्ट में हम करते हैं कि डिवाइड इनटू टू और मोर सेक्शंस, कि हम उसको सेक्शंस में जो है चेंज कर लेते हैं। अब इसी तरह मैं अगर आपको पढ़ाती हूँ, यहाँ मैं यही बता देती हूँ आपको, जो सिंपल बार चार्ट था, अब हमारे पास क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट्स आपको पता भी है कि कंपाउंड करना, इकट्ठा करना, कंपोनेंट बार चार्ट। स्टूडेंट कंपोनेंट बार चार्ट में हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि डिवाइड इनटू टू और मोर सेक्शन। हम क्या करते हैं, डिवाइड इनटू टू
और मोर सेक्शन, कि जो हमारे पास वेरिएबल दिया होता है जिसके हम करेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसी की मैं अगर आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। स्टूडेंट, अगर मैं डिवीज़न कर रही हूँ, जेंडर की ले रही हूँ कि मेल और फीमेल्स में फाइंड करना चाह रही हूँ कि रावलपिंडीज़ में मेल कितने और फीमेल्स कितनी हैं, इसी तरह सरगोदा में कितनी हैं, पेशावर में कितनी हैं, लाहौर में कितनी हैं, तो ये मेरे पास डिवीजन। तो अगर मैं कहती हूँ कि कंपोनेंट बार चार्ट शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ द डिवीजन, अगर फॉर एग्जांपल मैं डिवीजन कर रही हूँ, ये मेरे पास डिवीजन है और मैं अब इसको कैसे शो करूँगी, यहाँ मैं ले लेती हूँ 3 सिटीज़ ले लेती हूँ। एक मैं पेशावर ले लेती हूँ, पेशावर है, एक लाहौर है और एक हमारे पास इस्लामाबाद है। अब यहाँ मैंने, क्योंकि कंपोनेंट बार चार्ट में मैंने क्या कहा है कि डिवाइड इनटू 2 और मोर सेक्शंस, तो यहाँ अब मैं ले रही हूँ 0, 10, 20, 30, 40, जो भी फिगर आप ले रहे हो अपने हिसाब से। अब यहाँ मेरे पास ये कंपोनेंट बार चार्ट, ये पेशावर, ये हमारे पास लाहौर और ये इस्लामाबाद। अब स्टूडेंट, मैंने आपको कहा है कि डिवाइड इनटू 2 और मोर सेक्शंस। अब मैंने इसमें बताने कि पेशावर में मेल्स कितने और फीमेल्स कितनी हैं, फिर लाहौर में बताने कि लाहौर में मेल्स कितने और फीमेल्स कितनी हैं, फिर मैंने इस्लामाबाद में बताना है कि इस्लामाबाद में मेल्स कितने और फीमेल्स कितनी हैं, फिर मैंने अब इनको शो भी कराना है। ठीक है, अगर मैं लाइंस लगा के ये एरिया शो करा रही हूँ फॉर फीमेल्स, तो ये मैंने अपने कीवर्ड्स में डिस्क्राइब भी करना है कि जो हमारे पास एम्प्टी बॉक्स है उसको हम कह रहे हैं कि एज अ मेल शो कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं ना, डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन है। ये हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन कितने सिटीज़ की हैं, 3 सिटीज़ की। और ये हमारे पास जो बॉक्स है जिसमें हमने लाइंस लगाई हैं, तो वो हमारे पास किसको शो कर रहे हैं, फीमेल्स को। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जो हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट है वो डिवाइड करता है 2 और मोर सेक्शंस में। मैंने एक सेक्शन लिया जिसमें मैंने पेशावर में मैंने ये शो करना है कि मैं पॉपुलेशन की डिवीजन कर रही हूँ कि यहाँ फीमेल्स कितनी हैं और मेल कितने हैं। तो ये फीमेल्स हैं हमारे पास और ये मेल हैं, ये हमारे पास फीमेल्स हैं लाहौर की, ये मेल हैं, ये फीमेल्स। तो इस तरह हम ये ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा फीमेल्स की तादाद ज़्यादा है या मेल्स की तादाद ज़्यादा है। तो जो हमारे पास डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होती है वो इसी वजह से हमारे पास इजीली कि एक तो इफेक्टिव होती है, दूसरा लॉन्ग लास्टिंग होती है कि हम इजीली उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह ये तो स्टूडेंट हमारा सब आ रहा था कि सिंपल बार चार्ट में आ रहा था या लीनियर या 1 डायमेंशन डायग्राम्स में जिसमें हम ओनली 1 वेरिएबल को स्टडी करते हैं। अगर मैं कहती हूँ एरियल और 2 डायमेंशन डायग्राम्स, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, रेक्टेंगल्स आ जाते हैं, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स आ जाते हैं, स्क्वायर्स आ जाते हैं। एरियल और 2 डायमेंशन डायग्राम्स में अगर मैं लेती हूँ रेक्टेंगल्स और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स, तो ये हमारे पास क्या हैं, इनको भी मैं डिस्क्राइब करती हूँ। अब मेरे पास आ रहे हैं रेक्टेंगल्स एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। स्टूडेंट, इसकी बड़ी इजीली एग्जांपल है हमारे पास कि रेक्टेंगल्स और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स में क्या होता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। To represent the quantity by rectangle, both length and breadth of the rectangles are used. Subdivided rectangles are drawn from the data where the quantities along with their components is to be compared हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ होती है कि ईच कंपोनेंट जो होता है वो परसेंटेजेस में शो होगा। ठीक है, जो भी हम शो करेंगे इसके बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी इस डायग्राम्स में वो एक तो परसेंटेज में हम शो करेंगे, दूसरा हम जो टेकिंग इक्वल लेंथ इक्वल होगी 100 यूनिट्स की, फिर हम उसको प्रोपोर्शन में जो है डिवाइड करेंगे। लेंथ हमारी क्या होगी, 100 यूनिट्स में होगी, फुल होगी, लेकिन उसको हमने पोर्शंस में डिवाइड करना है। फिर हमने उनको डिवाइड कैसे करना है कंपोनेंट्स में, वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि मैं 2 फैमिलीज़ ले रही हूँ, ठीक है, जिनमें ए और बी है। अब रेक्टेंगल्स एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स में हमारे पास क्या है कि हमने अपने जो डेटा है उसको फुल 100 में ले रहे हैं, लेकिन जो उसका डेटा वो परसेंटेजेस में शो करेंगे। अब यहाँ मेरे पास मैं अगर कहती हूँ कि ये लेंथ हमारी 100 में ही
आएगी। अगर मैं ले भी रही हूँ, मैं ये ले लेती हूँ 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100, तो परसेंटेज जो मेरी 100 में होगी। अब मैं यहाँ ले लेती हूँ एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है, तो ये जहाँ 100 में ही रही है, 100 में ही होगी, ठीक है, फैमिली ए एंड फैमिली बी। अब मैं इनको बताऊंगी कि ये यूज़ क्या करते हैं। अगर मैं फर्स्ट ले रही हूँ फूड, तो जो फैमिली ए है वो फूड पे इतना खर्चा करती है, मंथली जो है वो फूड पे कितना खर्चा करती है, और जो फैमिली बी है वो फूड पे कितना खर्चा करती है एज़ कम्पेयर टू ए है जो है वो लेस करती है। तो ये जो इनका खर्चा है ये किस पे कर रहे हैं, फूड पे कर रहे हैं। अब इसी तरह क्लॉथिंग लेते हैं, ये जो फैमिली ए है ये जो खर्चा करती है क्लॉथ्स पे ये इतना करती है, और जो फैमिली बी है उसका जो खर्चा है एज़ कम्पेयर टू फैमिली ए तो वो उस पर क्या करती है, ज़्यादा। तो ये हमारे पास जो पोर्शन है ये क्लॉथ्स का है जो कि बता रहे हैं कि फैमिली ए और बी कितना स्पेंड करती है इस पर। अगर हम कहते हैं कि टूर पे या ग्रॉसरी, फर्स्ट हम ले लेते हैं ग्रॉसरी का, तो टूर पे अगर टूर करते हैं फैमिली जो है फैमिली ए एंड बी, तो ये कितना खर्चा करती है, ये आप मुख्तलिफ सैम्पल्स में शो करोगे, और फैमिली बी जो है वो एज़ कम्पेयर टू फैमिली ए ज़्यादा करती है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड कर रहे हो। इसी तरह अगर हम कहते हैं एजुकेशन, ये जो है फैमिली ए एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करती है एज़ कम्पेयर टू बी, तो ये डिस्क्राइब करी है एजुकेशन। तो इस तरह हम 2 वेरिएबल्स को ईजीली सब रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके, हमें रेक्टेंगल्स में मुख्तलिफ पोर्शन कंपोनेंट्स में डिवाइड करके पता चल जाता है। कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है कि फैमिली ए और फैमिली बी के दरमियान, जिस तरह हमें इस डायग्राम्स में नज़र आ रहा है कि फूड पे फैमिली ए कितना खर्च कर रही है, फैमिली बी कितना खर्च कर रही है, फिर क्लॉथ्स का देख लें, टूर पे कितना खर्च कर रही है, एजुकेशन पे। तो जो रेक्टेंगल्स और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स होते हैं ना, तो स्टूडेंट उनके ये हैं कि वो एक तो क्या लेना है हमने, परसेंटेजेस में कंपोनेंट्स जो होंगे, जो भी हम पार्ट शो करें, और इसको भी आपने सिंबल्स में शो करना है। आपने कैसे शो करना है कि जो आप फूड को शो कर रहे हो तो आपने ये लिखना है कि ये फूड को शो कर रहा है। इसी तरह क्लॉथ्स को जो शो कर रहे हैं सिंबल्स, आपने उनको भी शो करना है कि ये क्लॉथ को शो कर रहा है। इसी तरह टूर के लिए जो हमने शो कराए हैं तो वो टूर के लिए ये मस्ट होते हैं, और इसी तरह एजुकेशन के लिए भी जो आपने शो कराया उसको भी आपने शो कराना है। तो ये हमारे पास जो था टॉपिक रेक्टेंगल्स और सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ये डायग्राम्स का ही है, पिक्टोग्राम और पायर डायग्राम। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि इन सब डायग्राम्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो पिक्टो डायग्राम्स और हमारे पास पाई डायग्राम है। स्टूडेंट पिक्टो डायग्राम्स जो है ना, इसका बहुत ही अच्छी खुसूसियात है कि ये एज अ पिक्चर, एज अ विजुअल फॉर्म जो है हम शो कर रहे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। पिक्टो डायग्राम्स में हम क्या कहते हैं, पिक्टो डायग्राम इज़ अ पॉपुलर डिवाइस फॉर पोर्ट्रेटिंग द स्टैटिस्टिकल डेटा बाय मीन्स ऑफ पिक्चर्स एंड स्मॉल सिंबल्स। हम क्या करते हैं, स्मॉल सिंबल्स ले लेते हैं, पिक्चर्स ले लेते हैं, जिसमें हम बहुत ही अपना बड़ा डेटा ले लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप एक यूनिट्स को 10,000 कन्वर्ट करके उसको काउंट कर रहे हो, तो आपके लिए बड़ी इजीली अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाता है सिंबल्स के ज़रिए कि आपके पास कितनी क्वांटिटीज़ है या क्या आपके पास सिचुएशन आ रही है अपने। ये मैं आपको भी डायग्राम से, फॉर एग्जांपल हमारे पास ईयर्स ले लेते हैं और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स ले लेते हैं। पिक्चर डायग्राम्स में आपको बना के दिखा रही हूँ कि ये क्या होती है, पिक्चर होती है, विजुअल फॉर्म होती है। उस पिक्चर्स को हम अपने न्यूमेरिकल फिगर्स दे के शो करते हैं, और कैसे करते हैं ताकि ईजिली और इफेक्टिव अंडरस्टैंडेबल हो। अब पिक्चर डायग्राम्स में हम क्या कह रहे हैं कि मैंने लिए ईयर्स, और यहाँ मैं ले रही हूँ कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स कितने आए हैं इस ईयर्स में। मेरे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयर्स कितने आए हैं, कितने मुलाजिम आए हैं नौकरी करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं 1995 लेती हूँ, 1996 ले रही हूँ, 1997 ले रही हूँ, तो इसमें मेरे पास कितने आए हैं। अगर मैं कहती हूँ यहाँ 4000 आए हैं, ठीक है, यहाँ मेरे पास कितने आए हैं, मैं कहती हूँ यहाँ मेरे पास आए हैं जी 6500। यहाँ मेरे पास कितने आए हैं, 900 कह देती हूँ, 9 भी नहीं, मैं कहती हूँ 10,000 आए। अब स्टूडेंट जो मैं पिक्टो डायग्राम्स बनाऊँगी तो उसमें मैं जो शो करूँगी ये, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या है कि यहाँ मैंने अपने फिगर्स शो करने हैं कि मैं जो ले रही हूँ 1995 ले रही हूँ, फिर मैं कौन सा ले रही हूँ 1996 ले रही हूँ, और फिर मेरे पास क्या है 1997 है।
1990। तो ये जो है ये लाइंस अब इसमें मैं डिस्क्राइब करूँगी कि मेरे पास कितने हैं एम्प्लॉयर्स, साथ में लिखूँगी भी कि वन एम्प्लॉयर, जो ये वन एम्प्लॉयर शोज़ कितना फिगर कर रहा है, जो भी मैं लिख रही हूँ। अगर ये मैं ले रही हूँ कि ये 1000 शो कर रहा है, तो फिर मैं इधर ज़रा कम लिख देती हूँ 8000। यहाँ अगर मैं कह रही हूँ कि 1000, ये जो पिक्चर है, सिंबल्स जो मैं यूज़ करूँगी वो आपको क्या शो करेगा, वन सिंबल शो करेगा 1000 को। अब मैंने आपको कहा है कि 1995 ईयर्स में आपके पास 4000 एम्प्लॉयर थे। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स थे, 4000। तो 4000 में आपको कैसे, क्योंकि वन सिंबल जो है वो शो कर रहा है 1000 को, तो ये मेरे पास हो गया 1000, ये मेरे पास हो गया 2000, ये मेरे पास हो गया 3000 और ये मेरे पास क्या हो गया 4000। तो एज अ सिंबल या पिक्चर्स को देखते हुए मुझे इजीली पता चल रहा है कि 1995 में, क्योंकि मैं कह रही हूँ सिंबल जो है वन सिंबल 1000 को शो कर रहा है, तो मेरे पास 4000 एम्प्लॉयर्स जो हैं वो एम्प्लॉय किए गए हैं इन अ कंपनी। अब 1996 में मैंने क्या है कि 6500 है, तो फिर मैंने क्या करना है कि 1000 ये शो कर रहा है, ये 2000 शो कर रहा है, ये 3000 शो कर रहा है, ये 4000, ये 5000, ये 6000 एंड 6000 एंड हाफ है ना, तो इसको भी मैं क्या करूँगी, हाफ करूँगी ये। तो इस तरह हमें इजीली पता चल जाएगा कि कितने एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय किए गए हैं इन आ 1996। तो 6000 एंड हाफ 500, 6500। इसी तरह अगर 8 में ले रही हूँ 800 एम्प्लॉयर्स, तो यहाँ भी जो हमारे पास सिंबल है वो हमारे पास कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, क्योंकि एक सिंबल जो है वो शो कर रहा है 1000 को, कितने को, 1000 को शो कर रहा है। इसी तरह जो हमारे पास साफ तरीके से और अफेक्टिव तरीके से अगर बने तो ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन दे देता है माइंड पे एज अ पिक्चर। तो पिक्टो डायग्राम्स इस वजह से आपके पास बहुत फेमस होती है। पिक्टो डायग्राम्स क्या है कि आप एज अ पिक्चर जो हो, एज अ सिम्बल्स जो हैं अपनी डेटा को शो करते हैं इन अ डायाग्राम, जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड होता है। इसी तरह मैंने एग्जांपल दी कि ईयर्स और नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स की, हमने कि इस साल में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ किए हैं इन अ कंपनी। इसी तरह 1996, तो ये हमारे पास कंपैरिजन भी हो जाता है और इजीली इतनी बड़ी रकम को 4000 8000 को एक डायग्राम्स में शो करना बहुत इजी होता है। अगर हम इसी को न्यूमेरिकली शो करते हैं तो हो सकता है हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आ जाती है और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी ना हो सकता, लेकिन इसके ज़रिए हमारे पास कम जगह पे बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल डेटा जो है हमारे पास कवर हो जाता है। इसी तरह जो लास्ट है जिसको हम कहते हैं पाई डायग्राम, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाई डायग्राम्स की क्या है कि हमारे पास जो टोटल एरिया होता है वो 360 होता है, उसका फार्मूला भी होता है। आप इसको भी कंपोनेंट्स पार्ट में चेंज करके एज अ सर्कल जो होता है पाई डायग्राम मुख्तलिफ अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हो। मैं इसको भी डिस्क्राइब कर देती हूँ, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, पाई डायग्राम। स्टूडेंट ये हमारे पाई डायग्राम्स जो है ये एज अ सर्कल जो है हमारे पास दिया गया होता है, ठीक है, जिसमें हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बना के जो है इसको शो करते हैं। लेकिन उस कंपोनेंट्स बनाने से पहले हम जो हमारे पास अपनी कहते हैं कि हमारे पास जो अपने एक्सपेंडिचर्स हैं या अपना डेटा जो है उसको उस फार्मूले से गुजार के फिर ही चेंज करते हैं, क्योंकि हम इसको एंगल के तौर पर लेंगे। तो फार्मूला क्या होगा एंगल ड्राइव करने का, हमारे पास मैं कहती हूँ कि फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, जो कंपोनेंट पार्ट हमारे पास गिवन होगा, फिर डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो फुल सर्कल है इसका जो हमारे पास जो डिग्री है वो 360 डिग्री के। तो हम इसमें क्या कहते हैं, कंपोनेंट पार्ट जो आपके पास पार्ट होगा गिवन जो हमने डिवाइड कर रहे हैं, फिर होल क्वांटिटी, फिर तमाम क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 360 उस आंसर को कर देंगे। स्टूडेंट अब फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं अपने घर की एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैं फूड पे कितना खर्च कर रही हूँ, ठीक है, क्लॉथिंग पे कितना कर रही हूँ, हाउस रेंट मेरा कितना है, फ्यूल पे कितना दे रही हूँ, या एजुकेशन पे कितना दे रही हूँ, तो वो आप कंपोनेंट पार्ट के ज़रिए इसमें डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, ये फार्मूले के तहत आप कोई भी वैल्यूज़ लेके उसको ड्राइव करके तो फाउंड कर सकते हो। ये मेरे पास क्या हो गया, फूड हो गया, ठीक है, ये मेरे पास क्लॉथिंग हो गई है, ये मेरे पास हाउस रेंट हो गया है, और ये मेरे पास फ्यूल हो गया है।
लेकिन मैंने इनको मुख्तलिफ ज़रा सा मुख्तलिफ मैं कंपोनेंट पार्ट में चेंज कर दूँगी ताकि आपको पता चले कि ये जो कंपोनेंट पार्ट है ये किसको शो कर रहा है, तो ये आपने लाजमी कर देना है। और ये आपने साथ डिस्क्राइब भी करना है कि ये पार्ट हमारे पास जिस तरह हम पिछले डायग्राम्स में शो करते हैं तो इसमें भी आपने शो करना है। स्टूडेंट ये तो हमारे पास थे ग्राफिकली, हमने कहा था कि रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकली क्या होती है। ग्राफिकली इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ्स जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूस कर्व होते हैं, लेकिन जो डायग्राम्स होती हैं वो 1, 2 और मोर डायमेंशन कर्व होते हैं, मतलब क्या डिस्क्रीट होंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा है, सिंपल बार चार्ट पढ़ा है जिसमें हमने ओनली वन वेरिएबल को करेक्टरिस्टिक किया है। मल्टीपल बार चार्ट पढ़ा है जिसमें हमने 2 और मोर वेरिएबल्स को डिस्कस किया है। मल्टीपल बार चार्ट के बाद हमने सब रेक्टेंगल्स को किया है, पिक्टो डायग्राम्स के, पाई डायग्राम्स के, ये तमाम डायग्राम्स जो हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह कल हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ्स। डायग्राम्स के बारे में हमने पढ़ा, डायग्राम्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे वो ग्राफ्स के बारे में। स्टूडेंट आपने जो डायग्राम्स का पढ़ा था, तो डायग्राम्स जो है वो यूज़फुल होती हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग स्पेचुअल सीरीज़ के लिए। अगर आपने स्पेचुअल सीरीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो आप डायग्राम्स को यूज़ करते हो। बट डायग्राम्स फेल कब हो जाती हैं कि व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट अ स्टैटिस्टिकल सीरीज स्प्रेड अ पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या टू रिलेटेड वेरिएबल्स अगर हम विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ डायग्राम्स क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तो वहाँ जो हम रिप्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ करते हैं वो ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स कहाँ हम यूज़ करते हैं, जब डायग्राम्स फेल हो जाती हैं। और डायग्राम्स कब फेल होती हैं, कि जब हमने अपने डेटा को स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, या हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या टू रिलेटेड वेरिएबल्स जो हैं विजुअल फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर वहाँ डायग्राम्स नहीं बल्कि हम ग्राफ्स यूज़ करते हैं। अब ग्राफ्स हमारे पास क्या होते हैं कि अगर हम ग्राफ्स को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास सिंपल, क्लियर एंड इफेक्टिव मैनर में जो होता है वो बहुत ही अहम है, हेल्पफुल है एंड अप्रिशिएटिंग देयर सिग्निफिकेंस रेडली। ग्राफ्स का फ़ायदा हमारे पास क्या है कि हम जो कहते हैं ओवरऑल पिक्चर ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ जो हैं वो हमारे पास आ जाती है। हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल पिक्चर ऑफ ग्राफ्स का जो एडवांटेज है, हम कह सकते हैं एडवांटेज जो है वो हमारे पास आ जाता है ओवरऑल पिक्चर ऑफ टाइम सीरीज़। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक टाइम सीरीज़ जो फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिकल सीरीज़, पिक्चर ऑफ टाइम सीरीज़ भी आप कह सकते हो, या स्टैटिस्टिकल सीरीज़ जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ग्राफ्स का। तो ग्राफ अगर हम बनाने लगते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। आप कहते हो कि जब हम ग्राफ्स बनाते हैं तो उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपना जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट लेते हो। जिस तरह अगर हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, या हमारे पास क्या है, ग्राफ्स है। अगर हम एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैं लिख देती हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स। अगर हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, फर्स्ट जो उसका पॉइंट स्टार्ट होगा, दे स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो ओ है जिसको मैं ओ शो कर रही हूँ, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। ये हमारे पास बेसिक पॉइंट है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है ग्राफ्स को। हम ग्राफ को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द ओरिजिन। ओ से शो हो रहा है, ओ से शो हो रहा है। फिर हम हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। हम एक तो इसको हम शो करेंगे जो हमारे पास वर्टिकल होता है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो हमारे पास फर्स्ट रूल क्या था, अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ करते हैं, कि आपने जो भी पॉइंट शुरू करना है, दे स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, अपने ओरिजिन से स्टार्ट होगा। फिर हम दो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम कह रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इकट्ठा ले रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं।
ये कोऑर्डिनेट, हाँ कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को आप क्या बोलते हो, ऑर्डिनेट। फिर हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर इकट्ठा ले रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेट कहते हैं इनको। तो हमारे पास ये जो थे 2 स्टेप्स मेन हमने जो अपने ग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट करने से पहले लेने होते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहला आप पॉइंट कहते हो कि द स्केल एंड द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ टू बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट द ट्रू इंप्रेशन ऑफ डेटा टू बी रिप्रेजेंटेड। आपने ग्राफ्स को ऐसे बनाना है कि आपका जो ट्रू इंप्रेशन ऑफ डेटा है वो रिप्रेजेंट हो। आपने ग्राफ को कैसे बनाना है कि जो आपका ट्रू डेटा ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, कि आप जिस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसका जो एक्सप्रेशन है आपको देखते ही पता चल जाए कि आप क्या डेटा में क्या ले रहे हो, या इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, जो टाइटल है वो कम्प्रीहेंसिव नहीं होना चाहिए। आप इधर क्या दोगे, टाइटल, ठीक है। और टाइटल आपका क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए, ना कि कम्प्रीहेंसिव हो कि जिसे समझने में मुश्किल हो जाए। आपने क्या करना है, अपने टाइटल को क्या लेना है, कम्प्रीहेंसिव ना हो बल्कि ईजीली हो, क्लियर हो और एट द टॉप हो सबसे पहले। फिर हम कहते हैं कि द सोर्स ऑफ द डेटा मस्ट बी गिवन। सोर्स ऑफ डेटा आपका कहाँ गिवन होगा, की होगा, फुट नोट्स होगा, वो आपको नेसेसरी है, प्रोवाइड करना पड़ेगा। और फुट नोट्स हम कहाँ लेते हैं, एट द एंड। तो यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, फुट नोट्स जो हैं वो भी हो। एक हमारे पास क्या हो, टाइटल जो है एट द टॉप हो और इफेक्टिव हो, क्लियर हो, जो देखते ही समझ आ जाए, ना कि बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव हो कि जिसे देखकर जो देखने वाला है डेटा को वो कंफ्यूज हो जाए। फिर आपके पास फुट नोट्स होना चाहिए, आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, डेटा कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ जो है आपने इसमें मेंशन करनी है। फिर हम क्या कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड ऑलवेज बी प्लेस एट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। स्टूडेंट हमारे पास 2 किस्म के वेरिएबल होते हैं। एक हमारे पास होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं और एक होते हैं डिपेंडेंट। अब इसमें एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हम जो भी वैल्यूज़ लेंगे वो फिक्स होंगी, वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो कभी चेंज नहीं होंगी। वाई की वैल्यूज़ चेंज होने से कभी भी एक्स की वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो हम वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ लेंगे वो हमारे पास क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी। वो क्यों डिपेंडेंट होंगी, कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस में वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास वाई एक्सिस में भी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में हम ले रहे हैं और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पे डिपेंड कर रहे हैं। अब आपने सबसे पहले क्या कहा है कि आपने जो टाइटल लिया है वो क्लियर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। फिर सेकंड आप कह रहे हो कि आपके पास फुट नोट्स जो हैं वो मस्ट देना है आपने ग्राफ के नीचे। फिर जो हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, जिसे हम एब्सिसा भी कह रहे हैं, वो हम ले रहे हैं वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल जो हम वाई एक्सिस ले रहे हैं उसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। और जो हमने ग्राफ स्टार्ट करना है, दे स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन है, दे स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। फिर हम कहते हैं कि जो वर्टिकल स्केल है शुड ऑलवेज बी बिगिन विद ज़ीरो। आपने वर्टिकल स्केल को हमेशा ज़ीरो से शुरू करना है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि हम कहते हैं द एरिया ऑफ ग्राफ शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए। लेबल्स शुड बी क्लियरली स्टेट बोथ द वेरिएबल्स एंड द यूनिट्स, डिस्टेंस, किलोमीटर, स्केल्स, रुपीज़। आप अपना जो ग्राफ है उसको आप प्रॉपरली लेबल करोगे, पता होना चाहिए कि हम रुपीज़ ले रहे हैं, स्केल्स जो है हमारा है वो क्या है, हम डिस्टेंस ले रहे हैं, किलोमीटर ले रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं हमारे ग्राफ्स में मेंशन होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए कि आप मुख्तलिफ़ कलर्स यूज़ कर सकते हो, लाइंस यूज़ कर सकते हो। वो आप किस वजह से यूज़ कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट लाइंस, डिफ्रेंशिएट डेटा। आप अगर ज़्यादा ले रहे हो डेटा मुख्तलिफ, तो आप उसमें मुख्तलिफ़ कलर्स यूज़ कर सकते हो अपने डेटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मुख्तलिफ तरह से दिखाने के लिए कि वो क्लियरली हो जाए, ईज़िली आपको समझ में आ जाए। अब स्टूडेंट हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास ग्राफ्स कितने हैं। ये तो आपको समझ आ गया कि जो ग्राफ्स हैं उनका एडवांटेज हमारे पास क्या आ जाता है कि ओवरऑल पिक्चर ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ आ जाती है।
ग्राफ्स को स्टार्ट करने के लिए आपने टाइटल लेना है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बता चुकी हूँ, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, फुट नोट्स होने चाहिए, फिर आप मुख्तलिफ कलर्स यूज़ कर सकते हो फ्रॉम डिफ्रेंशिएट द डेटा, अपने डेटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कोऑर्डिनेट कहते हो। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे कि ग्राफ्स की टाइप्स कितनी हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट, हमारे पास जो ग्राफ्स की टाइप्स हैं मैं आपको लिख देती हूँ। ग्राफ्स कैन बी डिवाइडेड into two types है, into two types, first and second। अब फर्स्ट आप क्या कहते हो, आप कह रहे हो कि जो टू मेन कैटेगरीज हैं डिवाइड हैं उनमें हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं, हम कहते हैं ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज या ग्राफ ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास है ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, ऑफ टाइम सीरीज, जहाँ हम कहते हैं हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल या हिस्टोरीग्राम, आप हिस्टोरिकल भी कह सकते हो और मेन आप इसको हिस्टोरिकल, ग्राफ्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, या आप हिस्टोरीग्राम भी कह सकते हो, दोनों लिख लो, हिस्टोरीग्राम या ग्राफ्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। सेकंड जो आपके पास टाइप्स है या कैटेगरीज हैं, आप उसमें ले सकते हो ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्या कह सकते हो उसको, आप कहते हो ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कौन सी अकसाम आ जाती हैं कि जो इंपॉर्टेंस ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम कहते हैं हिस्टोग्राम्स हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है और जिव है। ये तमाम अकसाम जो हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है कि ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज या हिस्टोरीग्राम या ग्राफ्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। तो जो हमारे पास हिस्टोरीग्राम्स होती हैं स्टूडेंट, उनका सबसे मेन क्या है कि ये टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड टाइम को लेके चलती हैं। जो हमारे पास हिस्टोरीग्राम है, जो हम ले रहे हैं हिस्टोरीग्राम या आप कहते हो ग्राफ्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा या ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज, इसमें हमारे पास क्या होता है कि टाइम टू टाइम पीरियड को डिफाइन होता है, टाइम टू टाइम पीरियड जो है वो डिफाइन हो रहा होता है, ठीक है। अब वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारे पास डिफाइन होता है कि अ कर्व शोइंग चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वन और मोर आइटम्स फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू द नेक्स्ट इज़ नॉन एज द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़। कि हम अपने जो आइटम्स हैं वो एक पीरियड में ले रहे हैं और उसको फिर दूसरे पीरियड के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, हिस्टोरीग्राम आ जाता है। दिस कर्व आल्सो कॉल्ड द हिस्टोरीग्राम। Thus a historygram display the variation in time series dealing with prices, production। ये हमारे पास क्या है, variations in टाइम सीरीज हमारे पास आ रहा होता है, वेरिएशंस इन टाइम सीरीज। आप इसको क्या कहते हैं हिस्टोरीग्राम्स को, कि हमारे पास वेरिएशंस होते हैं, चेंज, वेरिएशंस इन टाइम सीरीज। जिस तरह हम इसमें ले रहे हैं एग्जाम्पल, जो हम ले रहे हैं, हम लेते हैं प्राइजेज़ की एग्जाम्पल। हमारे पास क्या है, प्राइजेज़ है, या हम कह रहे हैं प्रोडक्शन है, तो ये हमारे पास क्या है, हिस्टोरीग्राम की एग्जाम्पल है। आप क्या कहते हो, हिस्टोरीग्राम जो है हमें टाइम टू टाइम पीरियड के बारे में कंफर्म करता है कि एक टाइम पीरियड के बाद जो दूसरा टाइम पीरियड है उन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं विद टाइम, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, हिस्टोरीग्राम आ जाता है। या आप कह रहे हो वेरिएशन इन द टाइम सीरीज़, वेरिएशंस किसको बोलते हैं, चेंजेस को। टाइम टू टाइम चेंजेस कितनी आ रही हैं, वेरिएशंस कितनी आ रही हैं, वेरिएशंस इन टाइम सीरीज़। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया प्राइजेज और प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन जो है 1997 में इतनी आ रही है तो 1998 में कितनी आ रही है, तो वो हमें जो टाइम सीरीज़ हिस्टोग्राम है कि हमें टाइम टू टाइम चेंजेस बताएगा, वेरिएशंस बताएगा। स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस जो हमारे पास होते हैं उनमें हम क्या लेते हैं। एक्स एक्सिस में तो हम कहते हैं कि हम हिस्टोरीग्राम, क्योंकि टाइम टू टाइम बता रहे तो इसमें टाइम लेते हैं, और जो वेरिएबल्स अपने लेंगे वो हम वाई में लेंगे। अब अगर इसको मैंने कंस्ट्रक्ट करना है हिस्टोरीग्राम को, तो मैं कैसे करूँगी, ये मेरे पास हिस्टोरीग्राम है। और एक बार स्टूडेंट हमारे ग्राफ्स के कि इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन होता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं, जो हमारे पास वर्टिकल,
हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं, और एक्स एक्सिस को हमने क्या पढ़ा था कि एब्सिस्सा भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि हमारे पास जो हिस्टोरीग्राम है, इधर हम क्या लेते हैं, अपने टाइम ले लेते हैं। जिस तरह मैं इधर लेती हूँ 1993, 1994, 1995 एंड 1996। तो यहाँ मेरे पास जो आगे है वो क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम। और जो वाई एक्सिस पे मेरे पास आ रहा है वो आएंगे वेरिएबल्स आएंगे। वाई एक्सिस पे मैं क्या लूँगी, हिस्टोरीग्राम में वेरिएबल्स लूँगी। फॉर एग्जांपल मेरे वेरिएबल्स हैं 0, 50, 100, फिर 150 एंड 200। तो स्टूडेंट ये मैं क्या बता रही हूँ, मैं वेरिएशंस बताऊँगी प्रोडक्शन की। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ वेरिएशंस के टाइम टू टाइम कितनी चेंज हो रही है। अब जिस तरह मेरे ग्राफ में यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं इनको जब कंबाइन करूँगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, हिस्टोरीग्राम बन जाएगा। हिस्टोरीग्राम कि ये मुझे क्या बता रहा है, वेरिएशंस बता रहा है, चेंजेस बता रहा है विद टाइम टू टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास क्या ग्राफ हो जाता है, हिस्टोरीग्राम। तो ग्राफ्स क्या है कि ग्राफ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स है। जो फर्स्ट टाइप थी जिसको मैंने अभी डिस्क्राइब किया है वो मेरे पास क्या थी, ऑफ द टाइम सीरीज हिस्टोरीग्राम, ग्राफ्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा है। क्या है, टाइम सीरीज भी आप कह सकते हो, हिस्टोरीग्राम भी कह सकते हो, या ग्राफ्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। फिर दूसरी ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हिस्टोरीग्राम जो है, हिस्टोरीग्राम मैंने आपको बताया कि ये टाइम टू टाइम पीरियड या वेरिएशंस को नोट करता है। वेरिएशंस हमारे पास क्या है, टाइम सीरीज़ में चेंजेस को नोट करता है। जैसे कि मैंने प्रोडक्शन की चेंजेस ले ली हैं, ये मैंने ग्राफ्स में भी शो किए हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिए। एक्स एक्सिस में मैं क्या लूँगी, अपना टाइम लूँगी, पीरियड लूँगी, जो पीरियड मैं नोट करना चाह रही हूँ। और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो ये मैंने वो वेरिएशंस नोट किए हैं जो कि टाइम टू टाइम्स अकर हुई हैं। तो ये जो है ये हिस्टोरिकल ग्राम का ग्राफ है और इसको हम इस तरह डिस्कस करते हैं। और हिस्टोरिकल ग्राम से ये इजीली हमें जो वेरिएशंस हैं डिस्कस भी हो जाती हैं और समझ में भी आ जा सकती हैं इंशाल्लाह। स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कल हमने डिस्कस किया था ग्राफ्स को, और ग्राफ्स को बनाने का तरीका कि उसको कैसे स्टार्ट लेना है, कैसे टाइटल देना है, फुट नोट्स कैसे देना है, वो सब हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि जो ग्राफ्स हैं वो कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज हैं, ये 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट हम कह रहे थे ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज़ हिस्टोरीग्राम, जिसको हमने कल डिस्कस किया है। ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज़ और हिस्टोरीग्राम में हमने क्या डिस्कस किया था कि वेरिएशंस ऑफ टाइम सीरीज़ जो थी वो डिस्कस की थी, जो हमने ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हमने पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राफ्स आते हैं आज हम उनको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। जो पहला ग्राफ आता है ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो है हिस्टोग्राम। कल हमने हिस्टोरिकल ग्राम डिस्कस किया था, आज हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम स्टूडेंट ये जितने भी ग्राफ्स हैं रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अब जो हिस्टोग्राम है तो हम कहते हैं कि हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हुज बेसिस आर मार्क ऑफ बाय क्लास बाउंड्रीज ऑन एक्स एक्सिस एंड हुज हाइट्स आर प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट क्लासेज हैं। स्टूडेंट इसमें जो मेन चीज़ है कि हमने पहले तो हमने जो ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि हमने कहा था कि दे स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओ से होता है, फिर हम इसको क्या कहते हैं एक्स एक्सिस कह देते हैं या एब्सिस्सा कहते हैं, और इसको वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। कल जो हमने हिस्टोरिकल ग्राम पढ़ा था उसमें हमने इधर टाइम लिया था और यहाँ पे वेरिएबल्स दिए थे वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन अभी जो हम हिस्टोग्राम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं कि हिस्टोग्राम में जो मेन हम डेफिनेशन बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस के थ्रू जो हम ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, क्लास बाउंड्रीज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्लास बाउंड्रीज। हमने एक्स एक्सिस के थ्रू क्या लिए, क्लास बाउंड्रीज ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, अपनी
फ्रीक्वेंसीज़ ले रही हैं, फ्रीक्वेंसीज़। तो जब डेटा हमारे पास गिवन होगा तो जो उसकी क्लास बाउंड्रीज़ हैं उनको हम एक्स एक्सिस के थ्रू लेंगे और एज़ कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी हम उसको ड्रॉ करते जाएंगे। जिस तरह मैं ले लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास बाउंड्रीज़ जो ले रही हूँ, तो मेरे पास जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं वो अगर मैं ले रही हूँ 3.49 जिस तरह मैं यहाँ ले लेती हूँ 2-3 क्लास बाउंड्रीज। अब मेरे पास क्या है 3.95 है, 4.95 है, या मैं कह लेती हूँ 5.95, 6.95 और 7.95 है। अब इसी तरह अगर मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 5 है, 10 है, 15 है एंड 20 हैं। ये मेरे पास क्या आ गई हैं, फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं और ये क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। स्टूडेंट तो मैंने इसे ड्रॉ कैसे करना है कि मैं अपने अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी जो है 7 आ रही है तो मैं इसको यहाँ कर रही हूँ ड्रॉ। फिर नेक्स्ट अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही है 12 तो मेरे पास ये ड्रॉ हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ 7 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ 12 है। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर मेरे पास 15 आ रही है तो ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। देन फिर मेरे पास कितनी आ रही है फ्रीक्वेंसी, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 7 आ रही है अगेन तो मैंने ये ड्रॉ किया। तो ये जो आपके पास बनता है डायग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस की जगह जो है क्लास बाउंड्रीज ले लेते हैं और वाई एक्सिस जो ऑर्डिनेट हमारे पास होता है उस पर हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं। तो हम अपनी क्लास बाउंड्रीज को यहाँ जो है लिख देते होते हैं और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ अगर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं, क्लास बाउंड्रीज हैं तो वो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी लेना भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्लास बाउंड्रीज के हैं कि हम प्रीशियस नंबर में उनको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर क्लासेस ले रही हूँ 4.95, यहाँ मेरे पास आ जाता है 6.95 आ रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ अगर मैं क्लासेस आगे बना रही हूँ और फ्रीक्वेंसी में क्या ले रही हूँ कि अगर उसमें वही नंबरिंग मतलब जितनी बार इन दोनों के दरमियान जो नंबर आ रहे हैं उनको मैं लिख रही हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें 3 वैल्यूज़ आई हैं या 4 या 5, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं इस ग्राफ्स में क्या कर, ये जो क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इनको मैं इसलिए ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रही कि ये पिछले वीडियोज़ में मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुकी हूँ, लेकिन हिस्टोग्राम में सिर्फ ये बताने के लिए कि इधर हमने क्लास बाउंड्रीज को और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं उसको ड्रॉ करके जो इस तरह हम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम कहते हैं, हिस्टोग्राम। स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है वो होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम मेन क्या करते हैं कि वहाँ हमारे पास क्लास बाउंड्रीज नहीं आती, कॉरस्पॉन्डिंग टू हम फ्रीक्वेंसीज तो लेते हैं वाई एक्सिस के, लेकिन यहाँ हमारे पास क्लास बाउंड्रीज नहीं आती हैं। तो हम अब जो नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारे पास क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसमें हमने क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ ग्राफिक फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स एक्स एंड एफ। हम इसको किसको प्लॉट करते हुए, बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स एक्स एंड एफ आई। अब स्टूडेंट ये किसको शो कर रहा है, एक्स एक्सिस शोज द मिड पॉइंट्स नॉट द क्लास बाउंड्रीज। मिड पॉइंट्स को हम वैसे भी जब लेते हैं क्लास मार्क या मिड पॉइंट्स जो हैं उनको शो करता है, एंड एफ हमारे पास शो कर रहा है, आई मतलब मुख्तलिफ सीरीज़ में फ्रीक्वेंसीज़ को, किसको शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसीज़ को, फ्रीक्वेंसीज़। तो हम क्या करते हैं कि आ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ ग्राफिक फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग द फॉर्म एक्स आई एंड एफ वेयर द एक्स इज द क्लास मार्क और द मिड पॉइंट एंड आयत क्लास हम क्यों ले रहे होते हैं, ये जो छोटा सा आई साथ लगा है ये आयत क्लास, इसका मीन होता है कि हम मुख्तलिफ क्लासेस ले रहे हैं, मतलब आई में 1, 2, 3 एंड सो ऑन क्लासेस आ रही होती हैं। तो मिड पॉइंट्स एंड एफ जो शोज़ कर रहे हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि उन पॉइंट्स को हम मतलब ड्रॉ करते हैं और फिर एक लाइन से जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। आप कह सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है विच कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग
two or more data sets gives roughly the position of mod, some idea of skewness and kurtosis of the curve. अब जो मैं ग्राफ बनाऊंगी वो आपको मॉड जो स्टूडेंट कंसेप्ट है ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे। मॉड, स्क्यूनेस और कर्टोसिस जो है ये सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। मॉड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, हम कहते हैं कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा। तो जो बार बार रिपीट हो रही होती है या बहुत बड़ी वैल्यू जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। फिर इसी में हम स्क्यूनेस बताएंगे कि क्या होता है और कर्टोसिस बताएंगे कि क्या है। उसमें मॉड का एक रफली आइडिया दे देती है और हमारे पास स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जो इसका ग्राफ बनेगा, मैंने कहा कि ये 2 पॉइंट्स ले रही होती है कि एक्स आई एंड एफ आई हमारे पास शो कर रहा है आयत फॉर्म, मतलब फ्रीक्वेंसीज शो कर रहा है, और जो हमारे पास एक्स आयत है ये हमारे पास मिड पॉइंट्स शो कर रहा है। और मिड पॉइंट्स आपको लेने का तरीका मैंने बताया था कि लोअर क्लास बाउंड्रीज, यहाँ मैंने आपको बताया लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री एंड डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट या क्लास मार्क आ जाते हैं। वो मेरे पास क्या आ जाते हैं, मिड पॉइंट या क्लास मार्क। और फ्रीक्वेंसीज तो आपको पता है टैली मार्क्स लेके और हमने उसको फ्रीक्वेंसीज उसकी देखनी होती हैं कि कितनी है। अब स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ है वो ओ से मतलब शुरू हो रहा है। यहाँ हम इसको क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस ले रहे हैं। एक्स एक्सिस को आप क्या बोलते हो, एब्सिसा भी बोलते हो। और यहाँ वाई एक्सिस ले रहे हो जिसको आप कहते हो ये हमारे पास ऑर्डिनेट है। अब वहाँ हमने जो हिस्टोग्राम में लिया था वहाँ हमने यहाँ टाइम सीरीज़ ली थी, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमने यहाँ टाइम सीरीज़ नहीं लेनी है, बल्कि हमने क्या लेनी है, मिड पॉइंट्स लेने हैं। अपने क्या लेने हैं, मिड पॉइंट्स। और वाई एक्सिस के जो हैं वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी आएंगे। और जो पिछला ग्राफ हमने डिस्कस किया है हिस्टोग्राम, उसमें भी वाई एक्सिस के जो वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसीज ही ली थी। अगर हमारे पास मिड पॉइंट हम कहते हैं 54.5 है, 74 है, मतलब 2 का डिस्टेंस है। जिस तरह मैं आपको लिख देती हूँ 54.5 है, 74.5 है, फिर हमारे पास 94.5 है, देन इसी तरह सोन हमारे पास आगे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 को 2 आगे करेंगे तो मैं एक वैल्यू आपको लिख देती हूँ 11.5 आ जाएगा, सॉरी 11.4.5 आएगा, 11.4.5। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। और यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हम पहले वाली दे देती हैं, 0.5, यहाँ 10, यहाँ 15 और यहाँ हमारे पास क्या आ गई 20। स्टूडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमने क्या करना है कि अपने मिड्स पॉइंट और कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो हमने डिस्कस करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक ग्राफ बना रही हूँ जिसमें मैं शो कर रही हूँ कि यहाँ मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट्स हैं और ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। मिड पॉइंट्स मेरे पास क्या हैं, 54.5 है, जो कि मैंने रफली बनाए हैं, एस्टिमेट किए हैं। 5 है, 9 4.5 है या 11 4.5 है। और इनकी फ्रीक्वेंसी मैं ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल एक की फ्रीक्वेंसी ले रही हूँ 6 ले रही हूँ, फिर नेक्स्ट की 10 आ रही है, फिर मेरे पास 14 आ रही है, एंड देन मेरे पास अगेन मैं कह देती हूँ कि 5 आ रही है। तो उस मैंने फ्रीक्वेंसी को कैसे ड्रॉ करना है, फर्स्ट मेरे पास कितनी आ रही है, 6 आ रही है। स्टूडेंट इसमें एक पॉइंट आप छोड़ दोगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ 4.5, एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है जिसको हमने उसके साथ कंबाइन करना होता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, इस वजह से। तो 4.5। अब मेरे पास क्या है कि 5 4 6 पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है, मैंने एक डॉट दे के नोट कर दिया। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 10 है, देन मेरे पास क्या है 14 है, और फिर मेरे पास क्या आ रहा है, अगेन 5 फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप क्या करते हो कि जो आपका प्रीवियस पॉइंट है उसको अटैच करते हुए ये एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ से, और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाके एंड कर रही हूँ ये। तो ये मेरे पास क्या आ गया है,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो ड्रॉ कर लिया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपने मेन पॉइंट्स क्या याद रखनी है कि हम एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, अपने मिड पॉइंट्स लेते हैं, और वाई एक्सिस पे अपनी क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं। मिड पॉइंट्स आप वैसे आपके पास जो डेटा गिवन होते हैं तो आपके पास ये होता है कि लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 जब करते हो तो हमारे पास हमारे मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। ये जो मैंने मिड पॉइंट्स लिए हैं ये मैंने खुद इमेजिन करके लिए हैं कि ये मेरे पास मिड पॉइंट्स हैं और ये इसके थ्रू फ्रीक्वेंसीज हैं। तो हमने मिड पॉइंट्स के साथ जो है फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करना है और ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक लाइन को ज्वाइन कर दें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाता है। स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट ग्राफ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी कर्व, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी कर्व हमारे पास क्या होता है मैं इसको आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व। स्टूडेंट ये बड़ा ही इजी ग्राफ है, अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। कि हम इसमें क्या करते हैं कि हमने दो ग्राफ पढ़े हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा है, एक हिस्टोग्राम। अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं स्मॉल इंटरवल्स के साथ, इंटरवल्स मेक सफिशेंटली स्मॉल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है और हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्लास इंटरवल है उसको सफिशेंटली स्मॉल कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाता है। एक अप्रोच इज़ अ कॉन्टीन्यूस कर्व है, ये हमारे पास ये भी कह सकते हैं अप्रोच अ कॉन्टीन्यूस कर्व इज़ अ फ्रीक्वेंसी। इसमें हम क्या करते हैं कि अपना जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है और हिस्टोग्राम को मिला के जो एक ग्राफ बनेगा वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व होगा। स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या है कि द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व इज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकली अगर हम इस कर्व को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा इसको, तो उस रिलेशन को हम शो करते हैं y इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स। और ये वही वाली बात होगी जो मैंने आपको पहले ग्राफ्स में समझाई थी कि हमारे पास, मैं यहीं बना भी देती हूँ कि जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं वो स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन होते हैं। वाई हमारे पास वाई एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट भी से बोलते हैं, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस आ जाएगा। स्टूडेंट ये जो फंक्शन है वाई इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स के, ये जो एक्स है ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो आपके पास क्या होती है, फिक्स होती है। वैल्यूज़ एक्स की आपके पास फिक्स होती है, वो कभी भी वाई की वैल्यूज़ चेंज होने से चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर एक्स की वैल्यूज़ चेंज होंगी तो फिर वाई की वैल्यूज़ जो हैं उस पर भी असर पड़ेगा, वो मुतासिर होगी। जो वाई है वो हमारे पास क्या आ जाता है, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। वाई किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वैल्यूज़ ऑफ एक्स पे, और एक्स जो हमारे पास है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब स्टूडेंट हमने यहाँ भी क्या लेने हैं कि वाई के थ्रू हम क्या ले लेते होते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, और यहाँ हमने क्या लेने हैं, मिड पॉइंट्स लेने हैं। हमने क्या लेने हैं, मिड पॉइंट्स लेने हैं। अब उन मिड पॉइंट्स के जो हमने शो करना है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ कोई से भी मिड पॉइंट्स ले रहे हो, अब मिड पॉइंट्स आपको निकालने का तरीका भी आता है। अगर आपको डेटा गिवन है तो आप उसको इजीली ड्रॉ करके अपने टेबल में शो कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ लेती हूँ, मैं इमेजिन करके ले रही हूँ 2.95, 3.95, 4.95, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि मैं खुद एस्टिमेट कर रही हूँ, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, 7.95 और 8.95। तो मैंने इसको क्या है, जिस तरह मैंने बनाया था हिस्टोग्राम, उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू मैंने इसको रेडी करना है। हिस्टोग्राम जो मैंने पहले बना चुकी हूँ तो उसके थ्रू मैं इसको रेडी कर रही हूँ अपने ग्राफ को। अब स्टूडेंट हमने कहा है कि ये जो है मिक्सचर है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, मतलब हम इस पॉइंट से शुरू करें। अगर मैं इसी को देखूं कि देखें ये मैं ले रही हूँ, ये मेरे पास पॉइंट जो है, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाता है। अब इसमें क्या आ गया, ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये हिस्टोग्राम के, और ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूस कर्व को भी शो कर रहा होता है। इसका फंक्शन भी गिवन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट होता है। और ये हमारे पास जो शो हो गया हिस्टोग्राम, जिसमें एक्सेस के हम मिड पॉइंट्स ले रहे हैं और यहाँ फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं, बाकी जो मेथड है वो सेम ही है। अगर स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व और ओगिव। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व हमारे पास क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास नंबर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है कि फ्रीक्वेंसी है और फिर मैं लेती हूँ कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्रीक्वेंसी 2, 3, 1, 5 फ्रीक्वेंसी। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं कि हमने कैम्युलेट करना है, जमा करना है फ्रीक्वेंसीज़ को। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कैम्युलेट करना है, जमा करना है, सम करना है उन फ्रीक्वेंसीज़ को। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेरे पास है 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 में ऐड करूँगी 3 कितने हो जाएंगे? 2 में ऐड कर रही हूँ 3 तो कितने 5 हैं, फिर 5 में ऐड कर रही हूँ 1 तो कितने आ गए 6 आ गए, 6 में ऐड कर रही हूँ 5 तो कितने आ गए 11। तो मेरी जो कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो ड्रॉ हो गई है। इसमें हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसीज़ को नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज़ में सम करते जाते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो ग्राफ हमारे पास होगा कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ मैं लिख रही हूँ कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, या आप कह सकते हो और उज्जीव भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, उज्जीव या कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं? सेम ड्रॉ हमने वैसे ही करना है। हमारे पास यहाँ क्या है? एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, जो कि मैं हर ग्राफ्स में ड्रॉ कर चुकी हूँ क्योंकि ये मेन ड्रॉ करने के तरीके यही हैं। अब यहाँ हम वैसे ड्रॉ करते थे फ्रीक्वेंसीज, बट अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैम्युलेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी यहाँ, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएंगे? मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। ये किस में ड्रॉ करेंगे हम? कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या थी कि जितनी बार जो डेटा आपका उस लिमिट के दरमियान आ रहा है आप उसको ले रहे हो, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ फॉलिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। और कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि जब हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को कैम्युलेट करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं। जिस तरह ये 2 तो इसमें जमा किया नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को, 2 + 3 = 5, फिर 5 + 1 = 6, 6 + 5 = 11 है। अब कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इमेजिन कर रही हूँ कि जो हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं, मैं फिर से ले रही हूँ, अपने से एस्टिमेट कर रही हूँ कि 3.95 है, 4.95 हैं, 5.95 हैं, 6.95 हैं और फिर 7.95 हैं। तो इसको यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। तो मैं इनको क्या करूँगी कि कैम्युलेट कर दूँगी, मिला दूँगी। ये मैंने कैम्युलेट कर दिया, अपनी फ्रीक्वेंसीज को मिला दिया। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है? कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या उज्जीव का ग्राफ आ जाता है। अब स्टूडेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स। हमने फ्रीक्वेंसी कर्व्स तो पढ़ लिया, जिसका फंक्शन भी हमने पढ़ा कि y = fx है। अब टाइप्स कितनी हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में भी बार बार आता है और वैसे भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे पास क्या आ जाता है कि टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। स्टूडेंट जो हमारे पास मेन टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व हैं वो 4 हैं। कितनी हैं? 4 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं। फर्स्ट हमारे पास जो कर्व होती है वो होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हमारे पास क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, और ये आप ड्रॉ कैसे करोगे? ये हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये हमारे पास क्या है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या कहते हो कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कर्व इज सेड टू बी सिमेट्रिकल इफ द वैल्यूज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम हैव द सेम फ्रीक्वेंसीज। हमारे पास क्या है? इफ द वैल्यूज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल। अब हमारे पास क्या है? वैल्यूज क्या है? इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल है। ये स्टूडेंट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये हमारे पास क्या है? सेंटर है ना, ये हमारे पास सेंट्रल है। वो कहते हैं द वैल्यूज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल। तो जो वैल्यूज हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस हो। वैल्यूज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये वैल्यूज हैं सेंटर से इक्विडिस्टेंस हो, उसको हम क्या कहते हैं?
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे पास होता है, ये आप डेफिनेशन भी इसकी कह सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कर्व इज सेड टू बी सिमेट्रिकल इफ वैल्यूज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, दैट इज द कर्व कैन बी फोल्डेड अलोंग द सेंट्रल मैक्सिमम इन सच अ वे दैट द टू हाफ्स ऑफ द सेंटर कौन साइड है। नॉर्मल कर्व जो है वो एग्जांपल है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल कर्व भी इंशाल्लाह हम आगे विद क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है मॉडरेटली स्क्यूड या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकेंडली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मॉडरेटली स्क्यूड और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि एक तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, एक नेगेटिवली स्क्यूड होता है। अगर हम कह रहे थे कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कह रहे थे कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो क्या होता है कि सेंटर से इक्विडिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। हम कहते हैं द वैल्यूज़ इक्विडिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन हैव द सेंट्रल वैल्यू। बट यहाँ हमारे पास जो प्रोसेस है वो ज़रा सा क्या हो, हम कह सकते हैं कि इसमें हम कहते हैं लैक ऑफ सिमेट्री होता है, लैक ऑफ सिमेट्रिकल। इसको हम क्या कहते हैं, लैक ऑफ सिमेट्रिकल, कि हमारे पास जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला था वो कम होता है। हमारे पास क्या होता है, लैक ऑफ सिमेट्रिकल होता है। क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कर्व इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन इट डिपार्ट फ्रॉम द सिमेट्री, व्हेन इट्स डिपार्ट्स फ्रॉम द सिमेट्री। हमारे पास क्या होता है, जब ये सिमेट्री नहीं होता है, डिपार्ट्स होता है, उससे दूर होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, स्क्यूड कहते हैं या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, हियर द फ्रीक्वेंसी टेंड टू पाइल अप एट द वन एंड और द अदर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन और द कर्व। हमारे पास ये क्या होता है कि जो इसमें फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो एक ही साइड पे जमा हो जाती हैं। अब इसमें हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड भी होता है और नेगेटिवली स्क्यूड भी होता है। किस तरह हमारे पास होता है, ये देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि ये एक्स एक्सिस है, वाई है, एक्स एक्सिस है। अगर मेरे पास ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो ये पॉजिटिव की तरफ वैल्यूज जाती है ना, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। इस तरफ ज़्यादा वैल्यूज होंगे तो ये पॉजिटिवली। अगर नेगेटिवली स्क्यूड में कहती हूँ तो वो मेरे पास यूँ होगा, तो ये मेरे पास क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड, और इसको मैं कहती हूँ नेगेटिवली स्क्यूड है। स्टूडेंट थर्ड जो मैं हमारे पास होती है जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड हमारे पास क्या है, ये टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हम कहते हैं जे शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होते हैं वो कहाँ ज़्यादातर हमारे पास जमा हो जाती हैं, एज द शेप ऑफ जे जमा हो जाती हैं, यूँ वैल्यूज़ जमा होती हैं। इस वजह से हम इस डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या कहते हैं, जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह अगर हम लेते हैं लास्ट यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन, यू शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इनके नाम से ही शो हो रहा है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, यू शेप्ड की तरह होंगी। कि क्या होंगी कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो मिड में से मिनिमम होंगी, मिड में से आपके पास क्या होंगी, मिनिमम होंगी। तो उसको हम, और शेप लाइक अ शेप ऑफ यू होंगी, तो इसको हम कहते हैं यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन। 4 डिस्ट्रीब्यूशन है। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, 4 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड है मॉडरेटली स्क्यूड और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर हमारे पास जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन है एंड यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस सेपरेट की होती हैं, इक्विडिस्टेंस होती हैं। इस वजह से हम इसको नॉर्मल कर्व जो है, अगर नॉर्मल कर्व जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे, वो इसके क्या है कि बेस्ट एग्जांपल है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसी तरह मॉडरेटली स्क्यूड और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि लैक ऑफ सिमेट्री होता है। वो जो वैल्यूज़ हैं वो एक ही जगह पे जमा हो जाती हैं, पाइल अप हो जाती हैं। जिस तरह ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और अगर नेगेटिव साइड पे जाएगा तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। फिर जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होते हैं, दे मेक द शेप ऑफ द जे, जो हम इसको क्या कहते हैं, जे शेप डिस्ट्रीब्यूशन। और यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास मिडल में वैल्यू होती हैं, मिड में जो वैल्यू आपकी आ रही होती है वो क्या होती है, मिनिमम में,
मिनिमम, यहाँ मिनिमम है और ये शेप देती है लाइक अ यू, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम जो है अपना डिस्कशन करेंगे टॉपिक मीन मीडियन मॉड या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस को भी विद डेफिनेशंस और फिर प्रैक्टिकल